Hello and welcome. My name is Zafar Iqbal, and you're watching the Mojo Story. Uh, Ladakh is on the boil. It's really on the edge. A part of the country that's always remained peaceful has suddenly erupted. What's really happening in Ladakh? Four people were killed and over 80 injured as Ladakh protests for statehood, and six scheduled status turned violent in Leh. Now, police opened fire after clashes that injured 30 officers of the police. While the center is blamed, activist Sonam Wangchuk curfew was imposed amid rising anger over long pending demands. To discuss more on this, we are today joined by an eminent panel. We're joined by Dr. S.P. Vaid, who's the former DGP of Jammu and Kashmir, the erstwhile state of Jammu and Kashmir, when Ladakh was a part of Jammu and Kashmir. We are also joined by Hassan Pasha. Hassan Pasha is the BJP spokesperson, and we are joined by Muhammad Taha, who's an Islamic scholar. If I may start with you, Hassan Pasha, the situation has really escalated in Ladakh. Why has it happened? We know the BJP is saying that there is a Congress hand behind this, but it seems to have got really out of hand. What's happened in Ladakh? Yeah, please speak on, sir. Can I audible? Yes, yes. First of all, I will thanks to join me in this panel list. Uh, I will continue to speak in हाँ, rather बिल्कुल than बिल्कुल, आप Hindi. हिंदी में बात करें, हाँ जी। थैंक यू सो मच। जो कल की घटना हुई थी उसका हम तो सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को और देश को हम अपना जो संविधान है, जो जो शहीद हुए हैं, जो बच्चे जख्मी हुए हैं, उनके साथ अपना कंडोलेंस उनके साथ हम जो इसमें कोई शक नहीं थी कि कल की जो घटना हुई उसमें कांग्रेस पार्टी का एक अहम रोल उसमें देखा गया, क्योंकि उससे पहले भी एक दिन पहले उनकी लीडरशिप की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक प्रोएक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला, जिसमें उन्होंने साफ अल्फाजों में बताया था कि हम आगजनी करेंगे, हम पत्थरबाजी करेंगे। तो ये चीज़ें भी हमें कल के दुर्घटना में देखने को मिली। देखिए, लद्दाख जो है वो एक अमन पसंद जगह है, ख़ासकर हमारे नौजवान जो है वो बिल्कुल अमन चाहते हैं, वो पीस लविंग है। उनकी आज तक आप लद्दाख के तारीख़ में कभी भी नहीं देखेंगे कि कभी भी नहीं देखा होगा या सुना होगा कि लद्दाखी नौजवान जो है या लद्दाखी लोग जो है वो प्रदर्शन करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं। ये ख़त्ते लद्दाख की तारीख़ में एक काला दिन इसे माना जाएगा। और कल की जो घटना घटना हुई है, इससे पूरे लद्दाखी बल्कि नहीं पूरे हिंदुस्तान जो है, पूरे अवाम जो है इससे अचंभित रह गई, इससे हैरान रह गई। तो इसमें एक हम समझते हैं कि एक पूरा तरीके से जो एक पॉलिटिकल मोटिवेट किया हुआ था, ये एक पॉलिटिकल ही इसको माइलेज दे रहा था, इसके पीछे ख़ासकर कांग्रेस पार्टी का जो है बहुत एक अहम रोल इसमें हमें देखने को मिल रहा है। और इवन तक कल के जो प्रदर्शन में हमने जब क्लिप्स वगैरह देखा, वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, वहाँ पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, वर्कर्स और उनके लीडरशिप फ्रंट पे आके उनको लीड कर रहे थे, प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसमें जो पहला जो पार्टी है जो इस तरह के दंगे जो है लद्दाख में फैला रहा है। ताहा जी, आपके पास जाना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह के हालात बने हैं लद्दाख में, काफ़ी हैरान-कुन है। लद्दाख तो बहुत एक पीसफुल इलाका है। हमें पता है कि वहाँ पे कुछ डिमांड्स है और एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। ये आज नहीं चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है। जब से 370 एब्रोगेशन हुआ, तब से कुछ डिमांड्स है वहाँ के लोगों के। वो दिल्ली भी गए, आप भी कई बार वहाँ पे शामिल थे। तो क्या हुआ आज के हालात ऐसे खराब हो गए? देखिए जफर साहब, सबसे पहले तो ये जो बड़े अनफॉर्चुनेटली ये एक हादसा जो रोनमा हुआ,
ये लद्दाख के लिए और जैसे लद्दाख जिस तरह हसन साहब ने बताया एक पीसफुल जगह है। यहाँ पर आज तक जो है खित्ते लद्दाख में इस तरह के वायलेंस हुआ ही नहीं है। हाँ बेशक 5 साल से जो कुछ मांगे जो है हमारे भारत की संवैधानिक जो कानून में है उसी हिसाब से जो मांग चल रहा है लद्दाखियों की वो 5 सालों से चल रहा है और आज तक कभी ऐसा वाक़ा भी रूनुमा नहीं हुए थे और पीसफुली जो है सब मिलके सारे पार्टी सारे मजहबी इदारे सब मिलके ये प्रोटेस्ट पीसफुली आज तक जारी रहा। बड़ी अफसोसनाक जो कल वाक़ा पेश आया है उसमें जो कीमती जानें ज़ाये हुए हैं बहुत अफसोसनाक वाक़ा हुआ है। इसमें बहुत हर तरह के पहलू को हमें जांचना चाहिए कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसमें किस तरह क्या कौन मुलव्विस हुए और क्या ये जो पीसफुली जो हमारे प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको सबोताज करने के लिए इस तरह के वाक़या हुआ है या नहीं कोई सियासी जो है कुछ मफाद की वजह से ये जो वाक़या जो है रूनुमा हुआ या तो जो जिस तरह यहाँ पर जो बेगुनाह जो जाने ज़ाये हुए हैं बड़ी कीमती जाने जो ज़ाये हुए हैं उस पे भी देखने का ये होना चाहिए कि तहकीकात होना चाहिए किस तरह के यहाँ पर जिस तरह फायर की जो ऑर्डर दिया है वो कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए लेकिन लद्दाखियों के लिए एक बड़े एक काले दिन के मानंद है और बहुत अफसोसनाक वाक़ा हुआ है लद्दाख में। Right. Before I go to you, ST Vaid Sahab, I wanted to play a sound bite of Sonam Wangchuk, the activist. The center blames that Sonam Wangchuk is responsible for what's happened in Ladakh. Let's play that sound. yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yung chezino नेपाल ला yung steodo बांग्लादेश ला yung steodo श्रीलंका yung steodo miman se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara reale nyer rewate. So he is referring to Gen Z protests in Nepal, in Bangladesh, in neighboring countries. We know that what's happened in the neighboring countries recently in Nepal. He's making a mention of those. This is on 10th of September, 15 days back. Yes, जफर आपको और मेरे को पैनलिस्ट आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखो मैं अपने तजर्बे से बताना चाहूँगा। मैं लगभग 35 साल सर्विस की जम्मू कश्मीर में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, एएसपी से लेकर डीजीपी तक, और ये जो कभी भी लद्दाख में इस तरह की स्थिति मैंने नहीं देखी। और जैसे मेरे बाकी दो साथी कह रहे थे, लद्दाखी लोग बड़े पीसफुल हैं। आप देखिए जो लद्दाख स्काउट्स है, इतने देशभक्त हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आप देखिए देश की सिक्योरिटी के लिए, और इतने पीसफुल लोग हैं, इतने अमन पसंद लोग हैं। लद्दाख में पूरे खित्ते की बात कर रहा हूँ, ले भी कारगिल भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ऑल्सो, चाहे आप धर्म कोई भी प्रोफेस करते हैं। अब बहुत कभी मुझे वायलेंस का इंसिडेंट इस तरह देखने को नहीं मिला। और कल मैं हैरान हो गया जिस तरह के विजुअल्स आ रहे थे। 4 लोगों की जान चली गई और 70-75 लोग जख्मी हैं। इतनी बड़ी वायलेंस, उसमें से पता नहीं कितने और मर जाएंगे और उनके परिवारों का क्या होगा। तो इसमें आप जो विजुअल दिखा रहे थे, जो इनकी सोनम वांगचुक की, यही लीड कर रहे हैं बहुत सालों से, जब से 370 हटा है। मेरा ये कहना है कि इन्होंने, मैं एमएचए का स्टेटमेंट देख रहा था, एमएचए ने कहा कि सोनम वांगचुक की जो स्पीच थी उसने इंस्टिगेट किया, उसने प्रोवोक किया जेनजी को ये वायलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से आप देखिए हिल काउंसिल का ऑफिस जला, बीजेपी का ऑफिस जला, बहुत सारी गाड़ियां सीआरपी की, पुलिस की जलाई गई, बहुत सारी और प्रॉपर्टीज का, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो ये
ये जो जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें या लेट्स से कमीशन ऑफ इंक्वायरी होगा, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा होगा कि इन्होंने जो स्पीच दी क्या वो प्रोवोकेटिव थी, और क्या ये जो स्पीच है, ये जो रेफर कर रहे हैं, जिसको एमएचए, मैं स्टेटमेंट देख रहा था रात का एमएचए का, कि ये ही वाज प्रेजिंग अरब स्प्रिंग टाइप एजिटेशन, ही वाज, ये उसकी तारीफ कर रहे थे, ये प्रेज कर रहे थे जो नेपाल में जेनजी ने तख्ता पलटा, या जिस तरह से बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्ता पलटा। नाउ इस तरह की एग्जाम्पल देने का अगर आप बोल रहे हैं और जवान बच्चे सुन रहे हैं, तो उसका क्या मकसद है? क्या आप भी ऐसी स्थिति चाहते हो भारत में, और उसका शुरुआत लद्दाख से करना चाहते हो? ये भी एक सवाल है, ये भी इन्वेस्टिगेट। हालांकि सोनम वांगचुक कहते मेरा कोई लेना देना नहीं है, जब कल 4 लोग मर गए और 75 लोग जख्मी हुए तो कहते मैं तो घर जा रहा हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा रहेगा। आप देखेंगे कि क्या इन स्टेटमेंट्स की वजह से जेनजी को प्रवोक किया गया ताकि आप इस तरह की हरकतें करें? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपकी इन स्पीचों की वजह से, या आप जिस तरह से दिखाया गया सोशल मीडिया में, आजकल हर चीज होती है, आप किस तरह से बांग्लादेश के वो जो वो है मोहम्मद यूनस, उसको जप्पी डाल रहे हैं। मोहम्मद यूनस जो इंडिया हेटर है, उसने भारत और बांग्लादेश के इतने अच्छे रिलेशन थे, उसने कहाँ लाया उनको? अब देखो हालत। आप पाकिस्तान जाते हो, ग्रीन आप इसका आप करते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारी दुनिया आपके साथ है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ लद्दाख को अफेक्ट नहीं करती, पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है, और हर एक, हम सभी आपके साथ हैं। लेकिन ये कहना कि हमारे एक तो स्टेटहुड दी जाए, और एक दूसरा मुद्दा है इनका अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सिर्फ लद्दाख में है, कश्मीर में नहीं है, जम्मू में नहीं है, बाकी भारत में नहीं है क्या? हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हर जगह, और आज पूरी दुनिया में बवाल हो रहा है। और जो कोशिश भारत सरकार कर रही है, लेकिन उसका तरीका ये इस तरह प्रॉपर्टी जला के तो उसका मुद्दा हल नहीं होगा। आपको अप्रोच करना है भारत सरकार को, यहाँ आप इंडस्ट्री खोलिए, यहाँ आप कुछ काम लगाइए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। वो बातचीत से होता है, गाड़ियां जलाने से, सीआरपी के लोगों के सर फाड़ने से, पुलिस के सर फाड़ने से तो नहीं होगा। और जहां तक सवाल है स्टेटहुड का, तो स्टेटहुड में अब यहाँ आपके चैनल पे बताना चाहूंगा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, पिछले 40-45 साल से, मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम से जम्मू में एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है इंडिपेंडेंट स्टेट का। आप जानते हैं, सभी जानते हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और रीजन, यहाँ हमेशा एक फीलिंग है कि कश्मीर की लीडरशिप हमारे से हमें डिस्क्रिमिनेट करती है। लेकिन क्या जम्मू वालों ने वायलेंस की? नहीं की। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सिंपैथेटिक रहती है लेह के, लद्दाख के और कारगिल के लोगों के लिए, क्योंकि वो है ही लोग बहुत अच्छे। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने हमेशा देखा, जो हिल काउंसिल मिली वो भी लेट 70s में जब मिली, वो भी भारत सरकार ने काफी उसमें प्रेशर डाला था, इंटरवीन किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी सिंपैथेटिक रही है। लेकिन मैं अब सुन रहा हूँ कि इनके आपस में डिफरेंसेस हैं, वो इनको इतना डिले करते जा रहे हैं। आई डोंट नो, दोनों हाथ से ताली बजती है, कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। मैं नहीं कहता कि यही, बट कहीं तो कहीं गड़बड़ रही है जी। नहीं, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि मैं तो जम्मू में रहा हूँ, मुझे पता है कि जम्मू का सेंटिमेंट है सेपरेट स्टेट, या कश्मीर में भी सेंटिमेंट है, बट लद्दाख में तो यूनियन टेरिटरी की बात हो रही थी। जब तक ये यूनियन टेरिटरी बनी, तब तक एक यूनियन टेरिटरी की बात हुई। हमने अभी इससे पहले कभी नहीं सुना कि लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जब वो डिमांड पूरी हो गई, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख एंड कारगिल जो तमाम पूरा रीजन है, उसके बाद अब ये डिमांड आ रही है। जफर, ऐसा है कि अगर आपको याद होगा, हमेशा लद्दाख में एक डिमांड रहती थी यूनियन टेरिटरी, या हम जानते हैं बहुत सालों से रही है।
उसको बाद में हिल काउंसिल मिली, ठीक है, हिल काउंसिल मिली, उसमें काफी डेवलपमेंट भी हुई और लद्दाख का नक्शा भी बदला। अब इस बीजेपी गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी दे दिया, ठीक है, आपकी डिमांड पूरी हो गई। अब बहुत सेलिब्रेशन भी हुई थी जब 370 हटा और ये अनाउंस हुआ, तो उस वक्त लोग खुश हुए कि यूनियन टेरिटरी हमारी डिमांड थी, मिल गया। अब सडनली स्टेटहुड की डिमांड कहां से आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको लगता कि आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं उसमें इस सिस्टम में है, तो आप ये डिमांड करिए कि हमें यूनियन टेरिटरी दी, हमें असेंबली भी दीजिए, ताकि हमारा यहाँ सेल्फ रूल हो और हमारे लोग रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन उसके बजाय आपने स्टेटहुड की अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पहलू देखने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखना है कि अगर आपको स्टेटहुड दिया तो बाकी यूनियन टेरिटरी है 10-12, उनकी भी अगर साइज छोटा है, पॉपुलेशन कम है, तो वो कहेंगे आपने लद्दाख को दी, हमें क्यों नहीं दी? तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भी देखना है। आप कहते हो 2 MP हमें दे दीजिए, आप देखिए जम्मू में 15 लाख पर 1 MP है, यहाँ आप 3.5 लाख टोटल पॉपुलेशन है, तो 2 MP देंगे तो उसका भी जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। तो ये बड़े इशू है, इट्स ऑल कॉम्प्लिकेटेड। ये बातें आप बैठ के सुलझा सकते हो, ना कि गाड़ियां जला के सर फोड़ के CRP वालों वायलेंस इज नो आंसर टू एनीथिंग। हसन पाशा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालात खराब हो गए अब, क्योंकि हमने लद्दाख में ऐसे कभी होते देखा नहीं, तो बहुत इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। सवाल ये है कि बीजेपी को चाहिए कि हालात को बेहतर बनाए, ना कि अभी ब्लेम करे कि ये कांग्रेस कर रही है, ये तो पॉलिटिक्स है। आपको चाहिए कि आप एक कंस्ट्रक्टिव रोल इस वक्त निभाए ताकि हालात बेहतर हो। इसमें पॉलिटिक्स की क्या, कहां से बात आती है? देखिए जफर इकबाल साहब, हमने पहले डे फर्स्ट से हमने अपील किया है, हमने लोगों के साथ बल्कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक ब्रिज का काम करने का भी हमने काम किया है। और हमेशा हमारे लीडरशिप ने हमेशा लोगों से अपील भी किया है कि शांति रखिए, शांति से ही, बातचीत से ही हल हो जाएगा सारा मसला। ये दंगा फसाद जो है, इस चीज़ में हम कभी विश्वास नहीं रखते हैं और हम यकीन भी नहीं रखते हैं। हमने हमेशा लद्दाख के अमन की बात किया, हमने लद्दाख के हमेशा तरक्की की बात किया, हमने हमेशा लद्दाख के मसाइलों को हमने सेंट्रल गवर्नमेंट तक रखा। देखिए ज़फ़र इकबाल साहब, अब पॉलिटिक्स इसमें हमें दिखता नहीं, हमें तो आजकल बिल्कुल मीडिया में साफ ज़ाहिर हो जाता है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से लद्दाख की जो अमन फ़िज़ा थी, उसमें ज़हर घोलने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी। इसमें ये ढकी-छुपी बात नहीं है। ये आप पिछले 1 महीने से जो लद्दाख में जो हलचल हो रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दे रहे थे और यहाँ पे जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह भी दे रहे थे, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि लद्दाख का जो अमन फ़िज़ा है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। हमने भी अपने टाइम पे, हमने भी वक़्तन-वक़्त जब भी ज़रूरत पड़ा, हमने लोगों से अपील किया, हमने हर अपनी लीडरशिप से अपील किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, वो हर किस्म की बातचीत, हर किस्म के मसले को, चाहे सेफगार्ड के इशू हो, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू हो, 6 शेड्यूल हो, स्टेट हो, उन सब पे बातचीत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। इन सब के बावजूद कल का जो वाक़या हुआ, जो हादसा हुआ, ये तो बिल्कुल एक दुखी की बात थी और साथ ही साथ हम सबको इसमें यही सियासी कुछ लोगों ने अपने मफाद को हासिल करने के लिए ये इक़दामात उठाया था, ये कंस्पिरेंसी ये क्रिएट किया था। इसमें हमारे बेगुनाह जो हमारे मासूम नौजवान, वो जान से चले गए। हमें बहुत इसका दुःख है और साथ में बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए, इसका भी हमें दुःख है। अभी भी हम मीडिया में आके, आपके मीडिया के चैनल के वसादत से तमाम लोगों से हम अपील भी करते हैं कि देखिए, अमन का रास्ता हमें निभाना चाहिए। अमन शांति से ही हर मसले का हल होता है और बातचीत से ही हर चीज़ का जो है वो मसला हल हो जाता है। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन भी निकाला था। तब से अभी तक जो है हमारे यहाँ पे अब लद्दाख की हम बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बात ज़फ़र इकबाल साहब आपको भी नोटिस करना चाहिए, चाहे एपेक्स बॉडी हो या केडीए हो, इसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरा तरीके से इसको कैप्चर करके रखा है।
चाहे एपेक्स बॉडी हो, चाहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप जो है आम चुनाव में वो जीतता ही नहीं है, हमेशा बैकफुट पे आया हुआ है। तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए उनको लोगों के जो मुद्दे थे, जो इश्यू थे लद्दाख के, करगिल के लेके, वो सारे इश्यू जो है रूलिंग गवर्नमेंट अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा कर दिया। जैसे कि मैं अगर करगिल का एग्जांपल दूं, यहाँ पे 70 साल आपको पता है यहाँ कनेक्टिविटी की बहुत इश्यू है, खासकर जोजिला टनल को लेके हमारा 70 साल हमारा डिमांड था। जब हम जम्मू कश्मीर में थे तो हमारे सरकारें बदलती ही रही, लेकिन हमारे इस इशू को कभी किसी ने नोटिस नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में इसका बुनियाद रखा, अभी 2026 में इसका इनॉग्रेशन करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम 6 महीना तक लद्दाख में दुनिया से बिल्कुल कट अप रहते थे। हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे, यहाँ मरीजे होते थे, उन सब के ऊपर एक रोकथाम लगाया जाता था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक रहता था। ये ऐसे इशू को अभी हमारे सरकार ने हल कर दिया। और यहाँ पे ये कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत है। आज मैं आपसे राबिता कर रहा हूँ, आज से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये सारा सुविधा आज से 5 साल पहले हमें नहीं मिलता था। हम बिल्कुल अंधेरे में थे। आज हमारे यहाँ 24 घंटे जहाँ तक डेवलपमेंट लाइट की वगैरह बात है, अवेलेबल है। डेवलपमेंट की बात है, कनेक्टिविटी की बात जी है, उसमें काफी सुधार हुआ है और उसकी बात होनी एग्जैक्टली चाहिए। ये सब बट जाफर ये साहब, तो बहुत ये तो बहुत ये सब अनफॉर्चुनेट है बेसिक कि हम लद्दाख जो कि जी इतना पीसफुल इलाका है, जब वहां से इस तरह की जी इमेज आती है तो इट इज वेरी शॉकिंग। इस तरह की इमेज तो कभी लद्दाख में सोच भी नहीं सकते हैं। मैं मोहम्मद ताहा साहब एग्जैक्टली आपसे पूछना चाहूंगा, ये सब कुछ जो हुआ, जो वायलेंस हुई, जो लोग मरे, इंजर्ड हो गए, इससे क्या फायदा होगा? इससे तो नुकसान ही होगा। जो जेन्युइन डिमांड्स भी है लोगों की, उनको हासिल करने में भी इससे डिले होगा, इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हालात जिस तरह से बिगड़ गए, अब तो सारा फोकस पहले हालात ठीक करने पे जाएगा। जी बिल्कुल सही है जफर साहब। देखिए ये जो वाक़या पेश आया वो बड़े अफसोसनाक वाक़या हुआ पेश आया, और इसके बहुत सारे मनफी असरात जो आज तक की जो एजिटेशन जो चला है उस पर पड़ेगा। और जाहिर से बात है यहाँ करगिल और लेह में जो केडिया और एपेक्स बॉडी है वो लीड कर रहे हैं ये सारे जो हमारे मांगे, जो 4 मांग जो है इनको लेके सरकार के साथ, तो आज तक तो नहीं हुआ है। बिल्कुल इन्होंने ये जो हमारा केडिया और एपेक्स भी इसी के ऊपर चला है कि हमारे जो प्रोटेस्ट होगा या हमारे जितने भी बातें होंगे या सरकार के साथ जो भी बातें सामने रखने वो पीसफुली होगा। तो आज तक भी पीसफुली आए हैं। तो ये बड़ी बुरी असरात जो हमारे इस टॉक पे खास तौर से जो गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत हुए हैं होते रहे बीच-बीच में, जो इसमें थोड़ा बहुत डिले भी हुआ है, इस पे भी असर पड़ेगा। हाँ, बेशक लोगों को पीसफुली जो है रहना चाहिए। और हसन साहब ने अभी जो फरमा रहे थे कि अभी कांग्रेस ने जो कैप्चर किया है, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। देखिए अभी हमारे यहाँ के जो करगिल में ही केडीए है, तो इसमें सारे जो मजहबी इदारे साथ में हैं, सियासी इदारे साथ में हैं, तो सब मिल के साथ जो है जो हमारे जो लद्दाख के जो मांगे हैं उसको आगे ले जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको कांग्रेस ने कैप्चर किया। अगर आपको इतना हमदर्दी होते तो आप भी इसमें शामिल हो जाते। आज तक क्यों आप शामिल नहीं हुए? क्योंकि हमारे जो बीजेपी के पार्टी जो है इससे मुहिम से पीछे रहा है, तो इसमें साथ शामिल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्या आप लद्दाखी नहीं है? क्या आप लद्दाख की जो मांगे हैं उनको जेन्युइन नहीं समझते हैं? ये सारी चीजें हैं। देखिए लद्दाख एक ऐसा जगह है, यहाँ पर बेशक पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, एरियाज के हिसाब से बहुत एक बड़ा जो है एरिया लद्दाख है। तो इस एरिया को बचाना है। और अभी जो हालात जो पेश आ रहे हैं, अभी आप यूटी दे दिया है, यूटी उसमें क्या सेफगार्ड दिया है इस यूटी के साथ? जाहिर सी बात है लेह में तो बड़े
जिस टाइम पे जब यूटी मिला तो बड़े खुशी मनाए गए, लेकिन करगिल में ऐसा खुशी को आप जफर साहब आपको भी मालूम है देखने को नहीं मिला था, क्योंकि सहमत नहीं था, हम यूटी नहीं मांगते थे। हाँ, लेह में यूटी था, तो बाद में उसका जो है ना हमने देखा कि अब पता चला लेह में भी कि भाई हाँ, ये यूटी तो दे दिया है, लेकिन इस यूटी में कोई सेफ गार्ड नहीं है, इसमें लैंड लेकिन सेफ गार्ड नहीं है, इनके लेकिन जॉब सेफ गार्ड नहीं है, इसमें जो मोहम्मद है ताज हमारा साहब, कल्चर को। जी। मोहम्मद ताज साहब, इस बात पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई जेन्युइन डिमांड्स है, हम्म। सेफ गार्ड की डिमांड्स है, कि जॉब्स की जी जी। डिमांड है, तो कौन बोलेगा कि ये डिमांड्स गलत है? ये डिमांड्स तो सही बिल्कुल है, लेकिन इन बिल्कुल डिमांड को बिल्कुल हासिल करने का भी एक तरीका है। अब देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। सोनम वाकचुक साहब ने तो हाँ जी। वहां पे वो प्रोटेस्ट लीड किया, तो कल जब हालात हम्म। खराब हो गए वो गए। अब इससे जी। इन एसपी वैद साहब, आई वांट टू कम टू यू, what will be the implications of what has happened in Ladakh now? सी जफर, इम्प्लीकेशन ये होंगी कि सबसे पहले तो इस वक्त पूरा फोकस होगा, और मैं अपील भी करूंगा सरकार से, जो लोग जख्मी हैं 75 लोग, उनका ट्रीटमेंट हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, और कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। उस तरफ सबसे पहला फोकस होना चाहिए। दूसरा, कर्फ्यू लगा है, हालात को नॉर्मल करने की कोशिश होनी चाहिए, और उसके लिए स्ट्रिक्टली एनफोर्स होना चाहिए कर्फ्यू, और आहिस्ता आहिस्ता हालात जैसे जैसे बेहतर होते हैं उसको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तीसरा, वहाँ के जो मौजूद शहरी हैं, जो रीजनेबल लोग हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन सब से मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एट द लेवल ऑफ डिविजनल कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी, उसको वो आपस में उनको बातचीत करें, उनसे अपील करें, उनसे मशवरा करें कि जेनजी को किस तरह से इसमें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालात लाने में मदद ली जाए। और उसके बाद ये सारा फोकस अब फिलहाल इन चीज़ों पे चला जाएगा। और जो जो मैं समझता हूँ नेगोशिएशन चल रही थी हाई पावर कमेटी की, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। 6 अक्टूबर को उसकी डेट है। लेट जेन्युइन डिमांड्स बी लिसन टू। और मैं इनफैक्ट अपील करूंगा कि अब होम मिनिस्टर साहब को इसको अपने हाथ में लेना चाहिए, एंड शुड नॉट बी लेफ्ट टू ब्यूरोक्रेट्स ओनली। इसको क्योंकि बहुत सारे फैसले पॉलिटिकल लेवल पे होंगे, तो उसको उसका लेवल जो है वो रेज किया जाए, और इसको जो भी फैसला करना है वो किया जाए। अगर नहीं मुमकिन है स्टेटहुड देना, तो मना कर दीजिए कि आपकी यूटी डिमांड थी, हमने यूटी दी, आपको असेंबली नहीं है, हम असेंबली देते हैं। आपको ये रिप्रेजेंटेशन की दिक्कत है, वो देते हैं, लेकिन हम स्टेटहुड में हमें ये दिक्कतें हैं। अगर हैं तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट के इशू हैं या 6th शेड्यूल के इशू हैं, वो क्लियरली उनके सामने रखें कि हम ये कर सकते हैं, दीज आर आवर लिमिट्स जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे कंट्री को देखना है, तो ये भी देखना। अब आपने लद्दाख को स्टेटहुड दिया, तो जम्मू में 40 से 45 लाख लोग हैं, वो कहेंगे हमें क्यों नहीं दिया? नहीं, जम्मू कश्मीर को एज सच तो प्रॉमिस स्टेटहुड है, अभी तो पूरे जम्मू Yes. कश्मीर को भी मतलब एज ए Yes. स्टेट तो वो तो प्रॉमिस किया हुआ है। जी। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बताया है कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद स्टेट, दैट इज अ प्रॉमिस दैट हैज बीन मेड। तो सवाल ये है कि हसन पाशा साहब, जैसे डॉक्टर एसपी वैद बोल रहे थे कि एक मीनिंगफुल टॉक्स होने चाहिए, एक रिजल्ट ओरिएंटेड, एक टाइम फ्रेम में टॉक्स होने चाहिए। अगर स्टेटहुड मुमकिन नहीं है तो ये बात बता देनी चाहिए कि स्टेटहुड पॉसिबल नहीं, अगर पॉसिबल है तो ये भी बता देना चाहिए। क्योंकि एक वजह ये भी है कि लोग यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं काफी डिले हो रहा है, काफी कुछ आगे बात बढ़ नहीं रही है, तो ये भी तो एक इश्यू है जिस वजह से भी ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंची है। देखिए ज़फ़र अफ़ज़ल साहब, इससे पहले भी हमारे जो है बातचीत हमारे लीडरशिप के साथ, हमारे एमएचए के यहाँ पार्टी कमेटी करते आ रही है। इसमें डिले का कोई विषय नहीं है। इसमें देखिए, इसमें इसी बातचीत के अंदर 2019 से लेके 2025 तक हमारे लद्दाख के बहुत इश्यू के ऊपर चर्चा हुआ है। अब इसका आउटकम जो है वो कोई बताता नहीं है।
ना मीडिया में इसको इस बात को कोई अहमियत देता है, ना हमारे यहाँ पे जो यूथ है या जो जो लोग है इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जब ये बातचीत शुरू हुआ, पहले इसका एक कमिटी बनाया, फिर इसके बाद हाई पावर कमिटी वगैरह इसमें इन्वॉल्व किया। फिर यहाँ के जो सबसे बड़ा एक इशू था कि यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे बेरोजगार नौजवान थे, उनकी रोजगार के बारे में, उनकी जो रिक्रूटमेंट रुक गई थी आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो उसके पे क्या करेंगे, उसको लेके काफ़ी इसमें बातचीत चली, उनके ऊपर काफ़ी बहस मुबस्सा हुआ कि आखिरकार इसका एक अच्छा एक रिजल्ट निकल के आ गया कि जिसमें 95% जो है रिजर्वेशन हमारे अभी गवर्नमेंट जॉब में हमारे बच्चों को मिलता है, और इसमें गेजेटेड जॉब भी इंक्लूड है। 95%। ज़फ़र अव्वल साहब, मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान के कौन से स्टेट में 95% रिजर्वेशन लोकल यूथ को दिया है? ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो दूसरा, सवाल ये है इन कि अगर ये बातचीत से सारी बातें हैं, अगर इन ये सारे सारी बात नहीं, अगर ये सारी बातें हुई है तो ये भी तो एक बताने की जरूरत है ना कि ये इशू सॉल्व हो रहे हैं, ये इशू सॉल्व होंगे, एग्जैक्टली इस पे देखिए, बात हो हमने सकती ज़फ़र है। इकबाल साहब लेकिन देखिए, शायद स्टेटहुड पॉसिबल नहीं है। आपकी डिमांड यूनियन टेरिटरी थी, वो नहीं, पूरी हो गई है, एक इन्होंने क्लैरिटी लीडर, होनी चाहिए ना। हमारे एपेक्स के लीडर हो चाहे केडीए के लीडर हो, इन्होंने भी सबसे प्रायोरिटी पे रखा था कि सबसे पहले जो हम जो है, जो यूथ्स के जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है उनके ऊपर हम ज़्यादा उनके ऊपर बात करेंगे, उनका फैसला हम करेंगे। और तब ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे जो एपेक्स बॉडी है चाहे केडीए हो, उनके हिसाब से इन इश्यू को सबसे प्रायोरिटी पे रख के हमने बात किया। और हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि इस इशू को जल्द अज जल्द कम टाइम फ्रेम में इसको रिजॉल्व करके इसका प्रॉपर एक गेजेटेड नोटिफिकेशंस वगैरह निकाल के आज कल हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट की तैयारियां हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ में यहाँ पे 33% हमारे यहाँ वुमेन रिजर्वेशन दिया है पॉलिटिकल इसमें इलेक्शंस में। हमारे खत्ते लद्दाख में ये पहली बार हो रहा है ज़फ़र इकबाल साहब, 33% रिजर्वेशन हमारे वुमेन को मिला है। आपको भी पता है, हिंदुस्तान आज़ाद 1947 से लेके अभी तक हमारे वुमेन का कोई यहाँ पे, हमारे महिलाओं के लिए यहाँ कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता था। हमारे यहाँ पे कोई उनकी लीडरशिप की इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको आगे लाने के लिए कोई तो बात नहीं करता था। मैं आज मोहम्मद हमारे ताहा सरकार ने उनको उनको प्रॉपर रिजर्वेशन देकर उनके हक को देने के हमने काम किया है। मोहम्मद हमारे यहाँ ताहा लैंग्वेज साहब, की एक बहुत बैरियर, सर नहीं लेट मी फिनिश प्लीज, या लेट मी फिनिश प्लीज। यहाँ के हमारे, जब हम जम्मू कश्मीर में होते थे उस वक्त हमारे यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस होता था। हमारे यहाँ हमें लद्दाखी बोलना, हमारे यहाँ करगिली बोलना, हमारे यहाँ एक तरफ का लोग समझते थे कि दिल्ली में रहने वाले, बाकी बेंगलोर में रहने वाले लद्दाख बोलते, वो सब या तो चाइना में है या अफगानिस्तान में है। हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं था। आज लद्दाख का खुद एक आइडेंटिटी है। आज लद्दाख अपने कल्चर से, अपने लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज को आज सरकार ने इसको प्रॉपर एक स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ये हम हमारे लिए फक्र बात है, चाहे इसमें बुद्धिस्ट हो, चाहे इसमें बुद्धिक हो, चाहे पुरिक हो, चाहे बट्टी हो, शीना हो, ब्रोकपा, ये सारे इन लैंग्वेजों का प्रेफरेंस मिला है। मोहम्मद ताहा साहब, मैं आपसे हाँ बिल्कुल, मोहम्मद ताहा साहब, जैसे ये बोल रहे थे हसन पाशा जी कि यहाँ पे इतना कुछ हुआ है, कुछ ही साल हो गए, काफी कुछ इन्होंने फहरिस्त गिनाई, काफी कुछ हुआ है और काफी कुछ पाइपलाइन में है। तो क्या इतनी जल्दी है कि तमाम चीजें एक के बाद जब हो ही रही है, एक एक करके हो ही रही है चीजें, तो थोड़ा सब्र भी होना चाहिए। जी जफर साहब, देखिए जैसा एसएसपी वैद साहब ने आप बता दिया, ये जो क्लियरेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिक को देना है वो नहीं मिल रहा है। अभी जो हसन साहब ने जो बता रहे हैं कि जॉब का जो रिकमेंड जो मिल गया है, सही बात है। देखिए हमारे यहाँ कुछ अयाम पहले जो है वो एक जॉब के वो निकाले थे, उसमें शायद 400 के लोगों को 40,000 के लोग उसमें आ रहे थे ये नाम लिखने के लिए। बड़े परेशानियां है यहाँ पर। अब ये नहीं कि सब कुछ बन गया है। देखिए अभी लद्दाखी लोगों में एक जो हमारे जो जहनी तनाव है वो बने हुए हैं। लद्दाख में एक जहनी तनाव है जो यूटी मिलने के बाद जो
आ गया है वो अभी बाकी है। गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देते भाई, साफ शफाफ नहीं बता रहे कि हाँ भाई आप इस विषय में बात करो और इस विषय में बात ना करो। या जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के साथ जो बात करने के पहले जो एक जो पहले बार जो चले गए थे वो दिल्ली, यहाँ से दिल्ली चले गए थे, पता नहीं कुछ वो कागज वागज के उसको उनको वापस ही बगैर बातचीत किए बगैर वापस भेज दिया। और अभी भी जो है जो डिले जो आप जो फरमा रहे थे कि भाई इसमें डेट टू डेट दे रहा है, भाई इस डेट में या तो कोई क्लियरेंस होना चाहिए, हाँ भाई आपको ये 6 शेड्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको स्टेटहुड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको तो साफ साफ बताना चाहिए कि भाई हाँ होने वाला है या नहीं होने वाला है। और बीच में एक कंफ्यूजन में रहा है, परेशानी में रखा गया है, पूरे पब्लिक परेशान है, पूरे लद्दाखी जो परेशान है, जो यूथ है अपने हिसाब से परेशान है, जो कारोबार करने वाले वो अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी जो चल रहा है उस हिसाब से वो लोग भी अपने हिसाब से परेशान है। जिस तरह अभी हमारे यहाँ माहौल जो जमीन वगैरह है उस हिसाब से वो अपने हिसाब से परेशान है। लोग परेशान है, बहुत परेशान है यहाँ लद्दाख में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से साफ शफाफ जो है वो बातें नजर नहीं आ रहा है। Last word to you, Dr. S.P. Vaid. Come back to Sonam Wangchuk. He is one person who is renowned. Everybody knows him outside of Ladakh. There was a film inspired by him that was made some years ago. And he led this agitation. And then we saw those statements also. And now he's saying that he's no more a part of this agitation. And we hear what the noises from the ground, what people are saying. They are talking about other issues. There are issues of development. There are issues of empowerment. These two are separate. Their issues are there and they have been raising the voice. But on the other hand, this demand of statehood, this is, even if there's a state, but these issues will still remain. It is a process. Zafar, see, सोनम वांचुक कह रहे हैं कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, उससे उनके पिछला पास तो हट नहीं जाता। तो आई डोंट थिंक अगर उनकी स्पीच से इंस्टिगेशन हुई है तो उनका वो जुर्म कम हो जाएगा उससे, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है। ले हाँ, उनका बहुत नाम है, सारा देश उनको सब कुछ इज्जत करता है, जानता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी ने इतना कुछ किया, लेकिन बीजेपी बेचने में सेल नहीं कर सकती अपनी अचीवमेंट्स, बहुत कमज़ोर है। ये मुझे अपने साथी जो बीजेपी के हैं, जम्मू में इतना काम किया, लेकिन आप जम्मू के लोग इनसे नाराज रहते हैं क्योंकि कोई बोलता नहीं है, बताता नहीं है कि हमने, आपने 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज खोले, आपने IIT खोला, एम्स 2 खोले, पूरे हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं आया 2 एम्स खोले, आपने इंडस्ट्रियल पैकेज लाया, आपने कनेक्टिविटी लाई रेलवे की थी पहले। आप लद्दाख की स्टोरी ले लो, वो जो टनल है जो बिल्कुल 6 महीने के लिए लद्दाख के लोग बंद हो जाते थे, उसके खुलने से आप समझते हैं कि क्या चेंज लाई है, अरबों रुपया लगा उस पर। और कनेक्टिविटी, आज हम बात सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं, जबकि फोन ही नहीं मिलता था लद्दाख का। मैं खुद एसपी आज से 30 साल पहले एसपी ले रहा हूं, तो आज आके एक फ्लाइट होती थी और दिल्ली से जाती थी ले को, मैं जम्मू से नहीं जा सकता, पहले मुझे दिल्ली जाना है, फिर उधर से जाती थी, या चंडीगढ़ से जाना, तो 2 दिन हफ्ते में 2 दिन श्रीनगर आती थी, ये हालत थी। कनेक्टिविटी देखो कहाँ आज, अच्छा बिजली वहां होती नहीं थी, 2 घंटे के लिए बिजली आती थी, आज वहां बिजली है, कनेक्टिविटी, क्या क्या किया। लेकिन मजाल है बीजेपी वाला कोई बोल जाए, अब मेरा साथी बोल रहा है, लेकिन ये बातें बताने, आपने कितना कुछ किया, यूटी दी, वो दिया। अगर उनकी डिमांड थी कि इसको आप हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो उसके लिए आप कहो कि हम ये दे सकते हैं असेंबली के, नहीं दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी को अपना अचीवमेंट बेचना नहीं आती। Right. You know, we hope and we pray that peace returns to Ladakh. Whatever has happened yesterday was very, very unfortunate, particularly from a place
that has always remained peaceful as an example and epitome of peace. We really hope and pray that everybody contributes. People belonging to different political parties, people on the ground, people from all walks of the life, try and contribute in building that peace. But there is no harm raising your legitimate, genuine demands, which you can always do. Thanks so much to all our panelists for joining us today, and thanks to our viewers for watching the Mojo Story. Thank you. बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.